तो गाइस मैं आप लोगों से पेपर शेयर करने जा रहा हूं। आज आपका सीएमए फाइनल लॉ का पेपर था, तो उसके सजेस्टेड आंसर आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूं। इतिहास में मेरे हिसाब से मेरे को लगता है सबसे इजी पेपर था आज का। इससे आसान पेपर हो नहीं सकता सीएमए फाइनल का। अगर ये बच्चे ने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो उससे हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं इनके आंसर शेयर करने जा रहा हूं, एमसीक्यूज वगैरह के। मेरे हिसाब से आंसर ये होने चाहिए, आपको वेरीफाई भी करवा दूंगा। एक आध आंसर इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर दे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे हिसाब से इसके सजेस्टेड आंसर ये होने चाहिए। सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो आया था वो केस स्टडी बेस्ड था, और इसमें था कि एक कंपनी है इनकॉर्पोरेट हुई है मुंबई में विद द ऑब्जेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स फेस द फॉलोइंग इश्यूज। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, मुंबई में बनी है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है? फार्मा मैन्युफैक्चरिंग करना, फार्मा प्रोडक्ट्स को। अब उनको कुछ दिक्कत आई है। पहला, उनका एक डायरेक्टर मिस्टर एक्स, उसने कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करा है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि उनके ऑब्जेक्ट क्लॉज में पावर नहीं थी। तो आपको पता है ये बात, कंपनी लॉ में अगर कोई कंपनी अपने आउटसाइड द स्कोप जाकर काम करती है तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स मानते हैं, और वो ट्रांजैक्शन वॉइड मानी जाती है, वॉइड अब नीचे होती है। कंपनी बाहर वाले पे केस नहीं कर सकती, बाहर वाला कंपनी पे केस नहीं कर सकता। तो नीचे जो तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा ना, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय मिस्टर एक्स, तो इसका आंसर होना चाहिए वॉइड अब नीशो। इसका आंसर होगा सी। फर्स्ट का आंसर होगा सी। मैं यहां पे लिखता चलता हूं, फर्स्ट का आंसर होगा सी, कि कंपनी अपने दायरे के बाहर जाकर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है वो अल्ट्रा वायर्स होता है, और बाहर वाला इसके ऊपर केस नहीं कर सकता, कंपनी बाहर वाले पे केस नहीं कर सकती। दूसरा क्वेश्चन था, मिस्टर एक्स ऑल्सो बोरोड 50 लाख फ्रॉम अ बैंक इन अ कंपनीज नेम विदाउट ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड बोर्ड अप्रूवल एज पर द एओए। द बैंक हैड नॉ नॉलेज ऑफ इंटरनल रेगुलेशन, इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। देखो, कंपनी की एक पॉलिसी थी कि जब भी कंपनी लोन लेगी तो वो 50 लाख रुपए का, जब भी कंपनी लोन लेगी तो बोर्ड अप्रूवल लेगी। अच्छा, ये बात कंपनी लॉ के सेक्शन 179(3) में भी लिखी हुई है कि जब भी कोई कंपनी लोन लेगी तो बोर्ड अप्रूवल लेगी। लेकिन वो अप्रूवल लिया या नहीं लिया वो कंपनी का इंटरनल मैटर होता है, और इसके लिए ना डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लग जाता है। और उस केस में कंपनी, और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा क्या कंपनी 50 लाख रुपए देने के लिए लायबल है? क्योंकि यहां पे हुआ क्या है कि इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए और बोला बिना बोर्ड अप्रूवल के, और बैंक को इस बारे में नहीं पता था। कंपनी को 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट बाहर वाले का काम है चेक करना कि एमओए हुए पढ़कर आना, लेकिन कंपनी की इंटरनल ड्यूटी ढंग से पूरी हुई है या नहीं हुई है, ये कंपनी की ड्यूटी है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना। उन्होंने नहीं पास कराया, उनकी गलती है, उनको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर होगा बी। सेकंड का आंसर होगा बी, यस द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लगेगा, क्योंकि एक्स ने इन कंपनीज नेम लिया है विदाउट ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड द बोर्ड अप्रूवल एज पर द एओए। द बैंक हैड नो नॉलेज ऑफ रेगुलेशन। अच्छा, ये अब इसमें भी एक चीज है, अब इसमें ना कुछ, इसमें इंस्टीट्यूट दो तरीके से आंसर दे सकता है। अब इसने कंपनी के, इन कंपनी के नाम पे लिया लेकिन विदाउट ऑब्टेनिंग द बोर्ड अप्रूवल। अगर इसने पर्सनल कैपेसिटी में लिया, इन्होंने क्लैरिटी नहीं दी इस चीज के ऊपर, पर्सनल कैपेसिटी में, अगर ये कंपनी के बिहाफ पे लेकर आया है, मतलब इसने कंपनी के बोर्ड अप्रूवल तो नहीं लिया, लेकिन अगर ये कंपनी के बिहाफ पे लेकर आया बिना अप्रूवल लिए, पैसा इसने कंपनी में लगाया है, तो कंपनी लायबल होगी डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में। लेकिन अगर ये पैसा पर्सनल कैपेसिटी में लेकर गया है तो ओनली एक्स लायबल होगा, कंपनी लायबल नहीं होगी। तो इसके ऊपर, इसमें बी या सी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये क्वेश्चन में ही क्लैरिटी नहीं है, तो इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। ये इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई करेगा क्या होगा इसका आंसर। बी और सी दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है कि कंपनी, इसमें आंसर में ये क्लियर नहीं कर रहा, इसने बिना बोर्ड अप्रूवल के तो लिया, लेकिन ये नहीं क्लियर करा कि वो पैसा कंपनी में लगाया या नहीं लगाया। अगर वो उसने पैसा लाकर कंपनी में लगाया है तो कंपनी लायबल होगी एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, अगर उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। लेकिन अगर वो पर्सनल लायबिलिटी में लेके गया था, पर्सनल कैपेसिटी में पैसा लेकर आया है और उसने पैसा अपने पर्पस के लिए यूज करा, तो वो खुद लायबल होगा। तो सेकंड का बी और सी में से कोई भी हो सकता है। इंस्टीट्यूट क्या देगा इसके ऊपर कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके आंसर में क्लैरिटी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक मिनट, ये रहा, व्हाट इज द लाइबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। सर एक चीज सुन लो, अगर प्रोस्पेक्टस में आपकी कंपनी कुछ भी गलत डालती है तो सिविल लाइबिलिटी भी होती है, क्रिमिनल भी होती है। अगर आपने अनइंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाया तो सिविल होती है, अगर आपने इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचाया है तो क्रिमिनल भी होती है, प्लस आपको पैसा भी वापस करना पड़ता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो एक थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, ड्यूरिंग द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस द कंपनी फॉल्सली स्टेटेड दैट इट हैज सिक्योर्ड गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर अ न्यू ड्रग इंड्यूसिंग द इन्वेस्टर टू सब्सक्राइब शेयर्स। कंपनी ने फॉल्सली स्टेट करा, मतलब इंटेंशनली गलत करा है। और जब भी कोई कंपनी इंटेंशनली गलत करके इन्वेस्टर को फंसाती है
तो उसके जो फाउंडर्स हैं उनको क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होती है, जो उसके ऑफिसर्स हैं, प्लस उनको वो पैसा भी वापस करना पड़ता है, प्लस क्रिमिनल सिविल दोनों होती है। तो इसका जो आंसर होएगा ना इस वाले का, थर्ड वाले का, वो क्रिमिनल एंड सिविल दोनों होगा। इसका आंसर कहां गया, पॉइंट नंबर ये रहा। तो इसमें पूछा ना आपसे, लाइबिलिटी नो लाइबिलिटी होगी, ओनली सिविल होगी, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों होगी, ऑन कंपनी सिविल एंड क्रिमिनल दोनों होगी। अगर आपने फ्रॉड करके इन्वेस्टर्स को इंड्यूस करा अपनी कंपनी में पैसा लगाने के लिए, तो वो इंटेंशनल मिस्टेक है, तो क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होगी, जेल भी होगी, प्लस उसके अलावा जो पैसा लिया वापस भी करना पड़ेगा, उसे सिविल लाइबिलिटी बोलते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल दोनों, इसका आंसर सी होगा फोर्थ का। तो थर्ड का आंसर सी होगा। फिर फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कैन माइनॉरिटी शेयर होल्डर अप्लाई फॉर रिलीफ अगेंस्ट ऑपरेशन। सर ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डर माइनॉरिटी शेयर होल्डर पे दबाव डालते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इसमें आपसे फोर्थ क्वेश्चन जिन्होंने पूछा है, इसको समझने से पहले अगर आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, इसमें एक फोर्थ पॉइंट है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास कंपनी की 12% कैपिटल थी, उन्होंने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स पे आरोप लगाया है कि ये कंपनी के पैसों का मिसयूज कर रहे हैं और एनसीएलटी पे केस करना चाहते हैं। तो यस वो कर सकते हैं, उनके पास कंपनी की 12% कैपिटल होनी चाहिए अंडर सेक्शन 244। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पे रुक जाओ, ये रहा मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स राइट टू अप्लाई माइनॉरिटी। कोई भी मेंबर अप्लाई कर सकता है कंपनी के पास, अगर बड़े दूसरे मेंबर के अगेंस्ट, अगर उनके पास क्या है, कंपनी की नॉट लेस देन 1% टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, या तो अप्लाई कर सकते हैं, या उनके पास कंपनी की 1 टन कैपिटल हो, और इनके पास कितनी कैपिटल है, 12% है, 10% होनी चाहिए। तो ये 244 सेक्शन नंबर कौन सा था, अगर आपने यहां पे देखो 244 में अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे इसने आपको ऑप्शन दिया है, इसने जो आपको ऑप्शन दिया है वो क्या है कि आप अप्लाई कहां कर सकते हो, माइनॉरिटी शेयर होल्डर अप्लाई कर सकते हो ऑपरेशन में, नो अप्लाई नहीं कर सकते, यस अप्लाई 241 में या 244 में। यस थर्ड वाला आंसर होगा इसका सी, 244 में अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 244 तुम्हारे को मैंने बेयर एक्ट में दिखा दिया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। तो ये तो आपकी केस स्टडी के आंसर थे, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज हैं। अब वो क्या है जरा उसको देखते हैं। पहला, अ स्टैट्यूटरी ऑर्डर ऑफ अ कंपनी शैल बी, सच स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑलवेज सीए होता है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फिफ्थ का आंसर भी सी होगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन नॉर्मल कोर्स द बोर्ड रिपोर्ट इज साइन बाय चेयरमैन विदाउट द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, चेयरमैन विद द अथॉरिटी। सर चेयरमैन साइन करता है बोर्ड रिपोर्ट पे विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, तो इसका आंसर होगा बी। सिक्स का आंसर होगा बी। तुम्हारे को दिखा देता हूं, बेयर एक्ट में वर्डिंग दिखा देता हूं इसकी। ये रहा अकाउंट्स ऑफ कंपनी में जब आप सेक्शन नंबर 134(1) पढ़ोगे तो वहां पे लिखा फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर on behalf of the board by the chair, shall be approved by the board of director before they are signed on behalf of the board by the chairperson where he is authorized by the board। या तो चेयरपर्सन साइन करता है अगर बोर्ड ने ऑथराइज कर रखा है, या दो डायरेक्टर साइन करते हैं। तो यहां पे इसने ऑप्शन में दिया हुआ चेयरपर्सन विद द अथॉरिटी ऑफ बोर्ड, तो इसका आंसर होगा बी। तो सिक्स्थ का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अंडर द इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एक्सटेंशन टाइम इज रिक्वायर्ड, सीआईआरपी मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन। अगर एक्सटेंशन पीरियड आपको मिला है तो सीआईआरपी 270 डेज में कंप्लीट हो जाए। वैसे सीआईआरपी को कंप्लीट करने का टाइम 180 डेज होता है, लेकिन अगर आपको एक्सटेंशन टाइम मिला तो 270 डेज में कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट एक्सटेंशन 270 डेज तक की होती है, फिर नेक्स्ट मिलाकर 330 डेज होते हैं। तो इसका आंसर डी होना चाहिए। लेकिन आई थिंक इस आपके एमसीक्यू बैंक में इसका आंसर 180 डेज दिया हुआ था, वो गलत था। मैंने शायद पहले भी डिस्कस की थी ये बात। अब जब हमने एमसीक्यू बैंक सॉल्व कराया था, आपके एमसीक्यू बैंक का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होना चाहिए 270 डेज। सेवंथ का आंसर डी, ठीक है जी। ये होने के बाद 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं अब 8। सर ये क्लॉज 49 है, वैसे तो क्वेश्चन अब पूछना नहीं चाहिए था। अब इंडिया में सेबी एलओडी रेगुलेशंस आ गई हैं। क्लॉज 49 है, लिस्टिंग एग्रीमेंट में डील करता है, और ये इंडिया में कह रहा है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। सर ये कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। तो 8th का आंसर होगा बी। एट्थ का आंसर होगा बी, ठीक है जी। कुमार मंगलम बिरला कमेटी की रिकमेंडेशन पे आया था। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट अमाउंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सर पैडी कल्टीवेशन, सी आंसर होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता। ये आपके जो इंस्टीट्यूट का रिलीज करा हुआ वो है, क्या कहते हैं, एमसीक्यू बैंक, उसका क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पैडी कल्टीवेशन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा सी। 9th का आंसर होगा सी। ठीक है जी। नेक्स्ट, a process undertaken to elicit demand assess the price for determination of the quantum or value of the securities। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें शेयर्स का प्राइस कितना रखना है और क्वांटिटी कितनी रखनी है, डिमांड कर एनालाइज करने के लिए मार्केट में प्रोसेस इशू किया जाता है, उस प्रोसेस को हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि बुक बिल्डिंग में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू होता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड सप्लाई एनालाइज की जाती है। तो 10th का आंसर होगा सी। ठीक है जी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विद रिस्पेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड इनसाइडर ट्रेडिंग बाय इनसाइडर अंडर सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन 2015, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनसाइडर ट्रेडिंग का क्वेश्चन है कि इनमें से क्या चीज करेक्ट है? इनसाइडर में फ्रीली शेयर अनपब्लिश्ड प्राइसेस इंफॉर्मेशन फैमिली मेंबर्स, नो। उपसी में बी कम्युनिकेटेड ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज और लीगल ऑब्लिगेशंस, बी आंसर होगा इसका। 11th का आंसर होगा बी। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वैसे मार्केट में शेयर नहीं की जाती, लेकिन लीगल पर्पस के लिए जहां जहां बतानी है वहां वहां तो बताई जाती है, मार्केट में इशू होने से पहले भी। तो इसका आंसर होगा बी। तो ये 11th का आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं सर। ये होने के बाद ये तो हो गया। ये नेक्स्ट, टेक ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी ऑपरेटिंग इन टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री। अगर टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री होती है तो हम कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर बोलते हैं। ये हमारी बुक में भी डला हुआ है, आपके आईसीआई के स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है। अगर मैं दिखाऊं, ये रहा, टेक ओवर ऑफ वन कंपनी बाय अदर कंपनी ऑपरेटिंग टोटली डिफरेंट इंडस्ट्री, कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर बोलते हैं इसको, कॉन्ग्लोमरेट टेक ओवर। तो इसका आंसर हो गया, ये कौन सा पढ़ रहे थे हम, 12th का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 6 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अब बैंकिंग कंपनी में एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इन एडिशन टू बैंकिंग बिजनेस? बैंकिंग कंपनी बैंकिंग बिजनेस के अलावा और क्या कर सकती है? एक्टिंग एज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, ये भी कर सकती है। अंडरटेकिंग एग्जीक्यूटिंग ट्रस्ट, ये भी कर सकती है। मैनेजिंग सेलिंग रियलाइजिंग सेटिस्फेक्शन क्लेम, ये भी कर सकती है। डी, ऑल ऑफ द अबव। तो 13th का आंसर होगा डी। थर्टींथ का आंसर होगा डी। ठीक है जी। नेक्स्ट, 14th, if a unit in plant and machinery, if a unit has investment plant at 130 crores and turnover 520 crores, तो फिर ये क्या कहलाए? 510 crores तो क्या कहलाएगा? ना ये माइक्रो कहलाएगा, ना स्मॉल, ना ही मीडियम। नन ऑफ द अबव होना चाहिए। इसका आंसर 14th का डी होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। ऐसा पता है क्यों बोल रहा हूं मैं? आप अगर आप एमएसएमई की लिमिट देखोगे तो एमएसएमई की लिमिट क्या है? ये तो माइक्रो स्मॉल तो पहले ही बहुत छोटी हो गई। मीडियम वो होती है जिसकी इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 125 करोड़ से ज्यादा ना हो, नॉट मोर देन, एंड टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा ना हो। और इसका तो टर्नओवर कितना है? 510 करोड़ है क्वेश्चन में, और क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट 130 करोड़ है। दोनों ही लिमिट एक्सीड कर रही है, तो नन ऑफ द अबव हो गई। ना ये माइक्रो है, ना स्मॉल है, ना मीडियम है। तो 14th का आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। 15th पे चलते हैं। अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट साइबर क्राइम अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस? सर ये तीनों ही आते हैं। टेम्परिंग कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, ये भी आता है। सेक्शन 66 हैकिंग भी आता है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, तो ऑल ऑफ द अबव आएंगे। 65, 66, 72 तीनों ही ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर भी डी होना चाहिए। मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूं, ये हमारी बुक में साइबर क्राइम वाला चैप्टर जो बच्चों ने हमसे पढ़ रखा है, उसके अंदर देखो तो अनऑथराइज्ड एक्सेस के सेक्शन 65, 66, 72 तीनों कवर करते हैं, तीनों आते हैं इसके अंदर। तो हमारा इसका आंसर हो गया 15th का डी। तो ये आपके सारे एमसीक्यूज के आंसर हैं, तुम्हारे को ऑलमोस्ट वेरीफाई करा दिए। एक आध आंसर अलग हो सकता है क्योंकि इंस्टीट्यूट के क्वेश्चनों में क्लैरिटी नहीं है, उसके बेस पे इंस्टीट्यूट क्या आंसर देता है, अदरवाइज ये आंसर होने चाहिए इसके। ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आप आगे का पेपर देखोगे तो ये तो एमसीक्यू के आंसर होगा। इससे सिंपल पेपर मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताओ, पब्लिक टू प्राइवेट,
प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी में, बड़ा ही सिंपल है, एसआर पास कराना था। कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के प्रोविजन बताओ, सिंपल। बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा, हमारे टेस्ट का क्वेश्चन हमने क्लास में डाला था। सीआईआरपी का प्रोसेस पूछ रहा है आपसे, अरे भैया इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन। सीएसआर कमेटी किसको बनानी है, किसको नहीं बनानी। ये औपसी की कंडीशंस क्या है, फेमा के अंदर या वो दो रूट होते हैं, ऑटोमेटिक रूट, अप्रूवल रूट से एफडीआई आती है, उसके बारे में बताओ। अरे भैया इससे टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकते, इससे सिंपल पेपर इतिहास में कभी नहीं बन सकता, इससे आसान पेपर मैंने नहीं देखा। आई होप आपको मोटा मोटा मैंने पेपर डिस्कस कर लिया है, आपको समझ आ गया होगा पूरा। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जिन लोगों ने हमारी क्लास ली थी उनको तो सब आता होगा, मैं लिख के दे रहा हूं, मजा आ गया होगा। लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोग को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।